उन्होंने हमारे ऊपर भी इस तरह से तशद्दुद करना शुरू कर दिया, कपड़े उतार के बिल्कुल नंगा करके वो हमें मारते थे। बाबूजी पैसा दे दो, जान से मार देगा बाबूजी, पैसा दे दो इल्लू, बाबूजी पैसा दे दो इल्लू, देख लो मेरा कान भी काट दिया बाबूजी, रहम कर दे हमारे ऊपर, बाबूजी रहम कर दे हमारे ऊपर। इन करें कि मौत को छूकर टक करके वापस आने वाला जुमला यहाँ पर फिट होता है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए। लोहे का राड था, चपटियों से जंजीरों से हमें मारते थे। इतने बुरे तरीके से उन्होंने हमें मारा कि वो चपटी एक जगह जिस समय मारते थे खाल उपड़ जाती वहाँ से। जब हमें हमारी आंखें खुली हैं तो हमें जंजीरों से बांधा हुआ था, गर्दन में एक ताला लगा हुआ था और एक जंजीर फिर लातों में और 2 लातों में ताले से बांधा हुआ था। एक लड़कों को उसने 44 चाकू मारे थे, इस तरह पट्टों में, यहाँ पूरे जिस्म में 44 चाकू खुबाए थे। उसका मैं कहता हूँ इस तरह से खून जा रहा है जिस तरह से यहाँ कोई जानवर ज़िबा किया, और फिर उन्होंने मेरे से वो सारा खून साफ़ करवाया। मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ पर वो तपड़ी मार के साफ़ किया। नखून उपाड़ते थे, लड़कों के नखून उपाड़ के फिर कान यहाँ से हाफ कान कट करते थे, हमारी आंखों के सामने करते थे। हमें बोलते थे देखो इधर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, एक जुमला आपने बड़ा सुना होगा कि बच्चे बराए फ़रोख्त। अगर ये बात की जाए कि माँ बाप अपने बच्चे जवान करते हैं, फिर वही बच्चे अपनी आंखों में अपने मुस्तकबिल का ख्वाब से जाए पाकिस्तान से फ्रांस जाते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को एक भारी कीमत पर वापस मिलते हैं। ये कैसे होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ अपनी स्क्रीन पर आप ये जो 3 नौजवान देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से फ्रांस जाते हैं लेकिन वापस 1 करोड़ 40 लाख रुपए का तवान दे के आते हैं। वो खाली तवान नहीं, जिस्मानी तकलीफ भी जो भुगती वो सारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल मेरा नाम भाई। सुहेल, कहाँ से ख्वाब आया कि पाकिस्तान से फ्रांस जाना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है और साथ में ये 2 कज़न भी लेके गए? बस जी ख्वाब यही था कि हम जाके अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना लेंगे, तो उधर चले जाएंगे, एक अच्छा रोज़गार का बंदोबस्त हो जाएगा। यही ख्वाब लेके दिल में एक एजेंट मुझे मिला था, इस्माइल शहजाद नाम का बंदा है, वो करपाट में रहते हैं लाहौर। जानने वाला था कोई? जानने वाला था, मेरी बरादरी का था, उससे मेरी दोस्ती थे, बस तल्लक थे, यानी कि रिश्तेदार नहीं था, एक दोस्त था मेरा। उससे मेरी बात स्टार्ट हुई थी। फिर हम एक बंदे की 30-30 लाख रुपए में डन हुई थी। फ्रांस का वीज़ा लगवा कर देगा और यानी कि लीगल तौर पे, लीगल तरीके से हमारी। शंकी वाला सीन नहीं है? नहीं जी, कोई डंकी वाला सीन नहीं हुआ था। उसने कहा कि लाहौर से ही आपको फ्रांस डायरेक्ट बाई एयर भेजेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट थी आपकी? डायरेक्ट फ़्लाइट थी, ये उन्होंने हमें बोला। तो उसके बाद हमने उनको अपने जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे वो हमने पूरे करके उनको दिए और 5-5 लाख रुपए उनको एडवांस पेमेंट दी तीनों ने। तो उसके बाद उन्होंने 2 से 2.5 महीने बाद हमें एक ईरान वीज़ा सेंड किया फ्रांस का। यानी कि वो शेंजन वीज़ा था कि यूरोप की किसी भी कंट्री में आप विज़िट कर सकते हो। 3 वीज़ा आपने चेक किया था, ओरिजिनल वीज़ा था या फिर एडिट हुआ हुआ था? वो मेरे ख्याल में एडिट हुआ था। हम एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे थे। ओरिजिनल मेरे ख्याल में ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं था वो वीज़ा, फेक था वो वीज़ा। उन्होंने हमें वो जो वीज़ा दिया था, तो हमने फिर उनको पैसे भी 5-5 लाख दे दिए। तो उन्होंने जब वो वीज़ा सेंड कर दिया उसके बाद उन्होंने बोला कि भई आप लाहौर से बाई एयर नहीं जा सकते ना, यहाँ एफआई वाले ने हमें तंग करते हैं, वो पैसे मांगते हैं 2-2 3-3 लाख रुपए, तो इसलिए हम आपको बाई एयर यहाँ से नहीं भेज सकते, तो आपको ईरान आना पड़ेगा। ईरान का उन्होंने फिर हमें ज़ियारती वीज़ा लगवा कर दिया था 20 दिनों का। उन्होंने बोला मुझे कि वहाँ 2 दिन आपने स्टे करना है, बस 2 दिन के बाद हम आपका वहाँ टिकटों का अरेंज करेंगे और 2 दिन के बाद आपको डायरेक्ट फ्रांस भेजेंगे, तेहरान। पहले बात की गई डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से फ्रांस की, लेकिन बाद में बात घुमा के पाकिस्तान से ईरान भेजने की गई जी। तो वो हमारी मजबूरी भी थी, हमने कहा 5-5 लाख रुपए भी दे दिए, तो कुछ इस सोच की वजह से हमने कहा चलो ईरान चले जाते हैं, क्या होगा। हमें नहीं पता था कि ये हमारे साथ होगा। लेकिन वहाँ हम जब गए तेहरान एयरपोर्ट पे हम उतरे, उसके बाद वो एजेंटों ने फिर आगे से एक मियाँ फ़रूक नाम का एजेंट मुझसे कांटेक्ट में आया, एक मियाँ इश्ताक नाम का बंदा मुझसे कांटेक्ट में आया था, जो हमें गाइड करते थे कि भाई ये इस्माइल शहजाद ने हमें नंबर दिया और आप हमारे बंदे हो ख़ास, हम आपके मेन एजेंट हैं। वो भी ये बात करते थे। तेहरान एयरपोर्ट से हम जैसे अगवा पाकिस्तान से ईरान कैसे गए? बाय एयर गए? यहाँ से हम पाकिस्तान से वहाँ ग्वादर बॉर्डर की तरफ तो बाई रोड गए थे। ईरान का एक शहर है चाहबार से हम तेहरान बाई एयर गए थे। ईरान में एंट्री बाय रोड हुई? हाँ जी, बाई रोड हुई। ये लीगल एंट्री थी? लीगल एंट्री से पहले महीने की 25 तारीख को हमें एंट्री मिली थी। लीगल इंटर होके हम ईरान में दाखिल हुए, वीज़े थे हमारे पास। तो वहाँ से हम फिर आगे चाहबार से बाई एयर गए जहाज़ में।
तो उसके बाद उन्होंने एजेंट ने बोला कि भाई मैं अपनी गाड़ी वाला भेज रहा हूँ, तो वो आपको मेरे घर पे लेकर आएगा, तो आपने उधर आके 2 दिन स्टे करना है और उसके बाद मैं इतने आपकी टिकटों का अरेंज करता हूँ। हमने कहा ठीक हो गया, क्योंकि हमें तो उसकी गाइड जिस तरह उन्होंने गाइड करना था हमें तो उस तरीके से ही जाना था ना, क्योंकि वहाँ हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं था। तो वो गाड़ी वाला आया, उससे भी हमने कहा कि भी बात करवाओ, उन्होंने मियाँ फ़ारूक से हमारी बात करवाई है। उसके बाद हम उस फार्म हाउस पे पहुँचे। फार्म हाउस था, फार्म हाउस टाइप कैसी कंडीशन थी वहाँ की? साफ़ सुथरी कंडीशन थी, अच्छा बेहतरीन किस्म था? बेहतरीन, एक शानदार फार्म हाउस बना हुआ था। तो उसके बाद हमने वहाँ रात को हम सो गए, तकरीबन 4-1 बजे के बाद 8 से 9 बंदे आए, सबके पास अपना अपना खंजर था और 2 बंदों के पास वेपन भी थे और सबके पास वो छुरे होते हैं ना बड़े बड़े, ईरान में वो खंजर सबके पास थे वो। तो ये वहाँ पर है जहाँ पर एजेंट ने आपको स्टे करवाया होता, जहाँ पे उसी एजेंट ने- एजेंट की जगह पर? एजेंट ने बिल्कुल अपने, जहाँ एजेंट ने बोला कि मेरे घर पे ये लेकर आएगा, उस जगह से भी जो बंदा हमें रिसीव करने आया था ना, उससे भी मैंने बोला भाई बात कराओ, आप किसके बंदे हो। उसने फिर अपने मोबाइल से मियाँ इश्तियाक से मेरी बात करवाई कि भाई हाँ जी ठीक हो गया, ये मेरा ही घर है, आप इधर रुके, मैं 2-3 घंटे में आपके पास पहुँच अरे रहा किसी जंगल में था? हूँ। नहीं जंगल नहीं था, हाँ आबादी है थी बिल्कुल, उसके साथ भी घर थे। वो हमें बोलते थे इधर ना आपने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और ये डेक वगैरह भी रखे थे, उन्होंने कहा गाना नहीं चलाने। तो हमें कहा कि आप आराम करें, हम सो गए। रात को तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे के दरमियान ना उन्होंने आए, जब देखा हमने तो एक बंदे को उठा के ले गए कि भाई मियाँ इश्तियाक आया, उससे बात करो। उसके हाथ पैर बांध दिए, इस तरह से हम चारों को एक एक करके उठाया और हमारे हाथ पैर बांध दिए। उस टाइम तो हमारी सोच ही बंद हो गई थी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या क्यों। उनसे हम सवाल भी करते थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, आप हमारे हाथ क्यों बांध रहे हो। कह रहा बस चुप हो जाओ, बोलना नहीं, अगर बोले तो आपको काट देंगे, आपकी गर्दन काट देंगे, आपको ये कर देंगे। तो वो हमें ज़्यादा डर हो गया था, क्योंकि वो हथियारों के साथ थे, हम तो बेबस थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। यहाँ पर नाज़रीन एक बात पर गौर कीजिएगा, जब कोई पाकिस्तान से डंकी लगा के जाता है ना, अमूमन लड़के अगवा हो जाते हैं, और वो अगवा कहाँ से होते हैं? जंगल से, क्योंकि रास्ते में जहाँ पर डंकर स्टे करवाते हैं ना, वो जगह आबादी के बगैर होती है, जंगल में जगह बनाई गई होती है। लेकिन जहाँ पर इन्होंने स्टे किया वो जगह आबादी में थी, वो जगह वेल सेटेड थी, और बता रहे हैं कि फार्म हाउस था जहाँ पर हमने स्टे किया, और एजेंट की जगह से अगवा किया जाता है रात की तरीके में। अच्छा उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद उन्होंने हमारे से हाथ पैर बांध के फिर उन्होंने नशे वाली गोलियां हमें पिलाई हैं। उसके बाद हम वहाँ पर बेहोश हो, जबरदस्ती पिलाई है? ज़बरदस्ती पिलाई हैं, मुंह पे मुक्के मारते थे, नहीं पीते तो बट मारते थे, मुंह से खून निकलने लग जाते थे। वो ज़बरदस्ती पिला के फिर मुंह चेक करते थे इन्हें गोलियां नीचे उतारी हैं कि नहीं उतारी। उसके बाद हम आस्ता आस्ता, हमें तो फिर होश नहीं थी, वो हमें शिफ्ट कर लेते हैं तुर्की के 0 लाइन के बॉर्डर पे, माको शहर है एक, वहाँ पे पहाड़ हैं उधर, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पहाड़ हैं, और बर्फ़ जमी हुई है बहुत ज़्यादा उधर। हम जब हमारी आंखें खुली हैं तो हमें जंजीरों से बांधा हुआ था, गर्दन में एक ताला लगा हुआ था और एक जंजीर फिर लातों में, और 2 लातों में ताले से बांधा हुआ था हमें। तो हमने देखा तो उधर पहले से 2-3-4 लड़के थे ना, उनके ऊपर तशद्दुद किया हुआ था उन्होंने, किसी के हाथ फटे हुए थे, किसी का कान कटा हुआ था और खूनों में उनके कपड़े लिबड़े हुए थे। यानी कि पहले भी लोग अगवा किए? पहले उधर मौजूद थे जब हमें होश आई है, दूसरी रिहाइश पे हमें जब लेकर गए। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर भी इस तरह से तशद्दुद करना शुरू कर दिया, कपड़े उतार के बिल्कुल नंगा करके वो हमें मारते थे। लोहे का राड था, चपटियों से, जंजीरों से हमें मारते थे। इतने बुरे तरीके से उन्होंने हमें मारा कि वो चपटी एक जगह जिस हमें मारते थे खाल उपड़ जाती वहाँ से। ज़बान उनकी क्या थी, मतलब बोली कौन सी बोलते थे? पठान थे, पंजाबी थे, उर्दू बोलते थे, क्या? वहाँ पश्तो बोलते थे और फारसी बोलते थे, ईरानी। जो हमारे ऊपर तशद्दुद करने वाले थे वो 5 ईरानी थे और 4 अगवानी थे। हाँ जी, वो हमारे ऊपर तशद्दुद करते थे। ये सारा मामला कितने दिन चलता रहा? कितने दिन आप उनके कब्जे में रहे और कितने दिन वो स्टील तशद्दुद करते रहे? 13 दिन, हम मेरे ख्याल 13 से 14 दिन वो हमारे ऊपर लगातार तशद्दुद करते रहे। डिमांड क्या थी? डिमांड उनकी ये थी शुरू दिन से कि $1,00,000 दो, चारों का $1,00,000 की डिमांड थी। तो घर वाली पाकिस्तानी करेंसी में 2,80,00,000 रुपए बनते हैं, तकरीबन 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए तकरीबन बनता है। तो अब हमारे घर वाले तो वो सुन के ही परेशान हो गए कि लड़कों को किस तरीके से, ऐसी कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं है जो बेच के पैसे कर लें। ऊपर से वो टाइम नहीं देते थे, बस जल्दी अगर पैसे नहीं देते तो फिर वो एक नई वीडियो हमारे ऊपर तशद्दुद करके घर वालों को भेजते थे। तो फिर वो घर वालों 2 दिन का टाइम मांगते थे, फिर नहीं पैसे देते तो फिर वो एक तशद्दुद करते थे वीडियो। तशद्दुद तो वो रोज़ ही करते थे ना, वीडियो फिर बना लेते, वो हमारे घर पे भेजते थे। तशद्दुद करने की कोई वजह भी होती थी या बिना वजह होता ना कि बंदा शोर मचाता है या उनकी बात नहीं मानता या जो वो चाह रहे होते हैं वो नहीं करता, या इसके बगैर भी
इसके बगैर भी बस वो नशा करते थे और नशा करके वो ना बस वो हमारे ऊपर उन्होंने तशद्दुद करना है। दिहाड़ी एक दिन में 2-2 3-3 दफ़ा हमें वो मारने आते थे। आते हैं कभी यहाँ से मूँछों के बाल पुट दिए हाथ से, कभी यहाँ से पुट दिए, और ये कानों को ऐसे मरोड़ते थे। ये मेरे देखो अभी भी हाथ फटे हुए हैं ये सारे, इस तरह से हाथ करवा के इस पे लोहे का राड मारते थे। एक वीडियो है जिसमें लड़के को लटकाया हुआ है और उसकी उंगली पर पट्टी बांधी हुई है, वो कौन है, किसकी वीडियो है? वो भी एक लड़का, हमें भी उल्टा लटकाया था। वो नाखून उपाड़ते थे, अच्छा। लड़कों के नाखून उपाड़ के फिर कान यहाँ से हाफ कान कट करते थे, हमारी आंखों के सामने करते थे। हमें बोलते थे देखो इधर, अगर हम नहीं देखते तो वो हमें मारते थे, कह रहा इधर देखो। कितने दिन ये सारा मामला चलता रहा? 13-14 दिन ये हमारी आंखों के सामने वहाँ तशद्दुद हुआ। एक लड़कों को उसने 44 चाकू मारे थे, इस तरह पट्टों में, यहाँ पूरे जिस्म में 44 चाकू खुबाए थे। वो अफगानिस्तान का था। वो लड़का जिंदा रहा? उसका मैं कहता हूँ इस तरह से खून जा रहा है जिस तरह से यहाँ कोई जानवर ज़िबा किया, और फिर उन्होंने मेरे से वो सारा खून साफ़ करवाया। मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ पर वो तपड़ी मार के साफ़ किया था, और जंजीरों से मैं बंधा हूँ। वो कहते हैं सफाई करो। आपकी जो डील है वो टोटल कितने पैसों में हुई? टोटल हमारी वो मामू ने डील की थी 1,40,00,000 रुपए में। अच्छा, उसके बाद फिर बात कैसे हुई? उसके बाद मामू ने उनको पेमेंट भी दे दी थी। उनका इरादा, वो मेरे ख्याल में वो लोगों को छोड़ते नहीं हैं, वो आगे फ़रोख्त कर देते हैं। जब घर वालों से तवान लेते हैं ना तो फिर वो आगे फ़रोख्त करते हैं। वहाँ जिस्म के औजार निकाले जाते हैं, गुर्दा हो गया, जिगर हो गया, आँखें हो गई, जो मेन पार्ट है इंसान के, वो निकाल के आगे फिर बाहर के मुल्कों में यानी कि ये उनकी जो रकम होती है वो देने पर सिलसिला थमता नहीं है, फिर आगे से आगे सप्लाई किया जाता है। आगे से आगे इंसान को सप्लाई करते हैं। वो तो इस तरह से इंसान, यानी कि घर वालों से भी वो तावान ले लेते हैं और फिर आगे भी फ़रोख्त करते हैं। नाज़रीन, ये 3 नौजवान, ये वो नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान से फ्रांस जाने का ख्वाब लेके निकले हैं, लेकिन यकीन करें कि मौत को छूकर टक करके वापस आने वाला जुमला यहाँ पर फिट होता है। 1,40,00,000 रुपए दिए, उसके बावजूद भी उन डाकुओं ने, उन दरिंदों ने इनको छोड़ा नहीं। जब कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, लेकिन उस ज़ात ने इनको बचाया। ये कैसे बचे, इनकी डील कितने पैसों में हुई और वो पैसे उनको अदा कैसे किए गए, वो ये सारी कहानी इनके मामू से जानेंगे, जिन्होंने ये पैसे अदा किए, जिन्होंने उन एजेंटों के साथ डील की और इनको बाज़याब करवाने में एक बड़ा किरदार अदा किया। मेरी अगली वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में बाकी सारे मामला आपके साथ शेयर करते हैं। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।